प्रीवियस लेक्चर में आपने किया है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद फ्यूल्स के प्रिंसिपल, हेनरी फ्यूल के, और देन आज जो आपका लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, FW टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल आपने किया, उसमें आपने देखा कि जो भी प्रिंसिपल्स थे लाइक डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्कॉलर चेन एंड अदर जो उसने अपने मेंशन किए हैं 14 प्रिंसिपल्स, वो जो प्रिंसिपल्स थे दीज ऑल आर रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी कि ये जितने भी डिसीजंस है इसके या जिनके लिए बना है, किसके लिए बने हैं, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए ये सारे प्रिंसिपल्स उन्होंने डिसाइड करना है कि ये चीजें कैसे करनी है। बट जो हमारा ये FW टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये जो लोअर लेवल है जिसको शॉप फ्लोर लेवल भी बोलते हैं, जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स है, फैक्ट्री लेवल है, ये उसमें एप्लीकेबल होते हैं। उसने 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं, लेकिन इसने जो टेलर है उसने ओनली 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए हैं कि ये 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो आप अप्लाई कर सकते हो। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है इसने ये अप्रोच ली है, इसको FW टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इस अप्रोच में साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want man to do। आपने ये देखना कि पर्सन जो आदमी है या मैन है या पर्सन है या वर्कर है वो क्या करेगा, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, और ये देखना कि वो अपना बेस्ट दे और चीपेस्ट वे में उस टास्क को डन करे। तो ये फैक्ट्री की बात अगर हमने की है तो दैट मीन्स ये सारा जो प्रोसेस है ये प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। ये जो बिजनेस फर्म है, फैक्ट्री में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए है, ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, टाइम एंड वेस्टेज कम हो। क्लियर? इसके बाद ये जो हमारे 4 प्रिंसिपल्स हैं अभी जो हम डिस्कस करेंगे, तो वेरी फर्स्ट जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपको डिम्पल मैम ने बताया कि आपने NCERT ही फॉलो करनी है, तो टुडेज लेक्चर में भी मैं आपको ये कहूंगी कि आपने NCERT ही फॉलो करनी है। इसका रीजन क्या है, NCERT में आपको बड़े अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया गया है। सपोज करो आपने 1 वर्ड करनी है, मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया, मैं आज बताऊंगी आपको 1 वर्ड कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड किसे कहते हैं। तो कीवर्ड्स हो गए हैं वो आप इजीली कर सकते हो, हर चीज का मीनिंग आपको NCERT में क्लियर दिया हुआ है। क्लियर? आपने NCERT फॉलो करनी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक FW टेलर्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 4 प्रिंसिपल्स गिवन बाय टेलर। कौन कौन सी हैं? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism, development of each and every employee to his or her greatest efficiency and prosperity। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हमने यहाँ पे वर्कर की बात कर रहे हैं हम, तो आप बस ये माइंड में रखो कि जो टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं ये वर्कर्स के साथ ही रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं, अब वो वर्कर कैसे काम करेंगे, स्ट्राइक पे ना जाएं, एफिशिएंटली काम करें, उनकी वेस्टेज कम हो जितनी हो रही है, उनका टाइम प्रॉपर यूटिलाइज हो जो उनका टाइम है। तो इन सारी चीजों के ऊपर हमने यहाँ पे ध्यान दिया, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है तो वो भी है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है? मैं मैनेजर हूं, मेरे प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस है, मैं उसको फॉलो करके आगे काम कर रही हूँ। मेरे साथ ही एक मेरा को-वर्कर है, को-मैनेजर है, उसके अपने एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस फॉलो कर रहा है जो कि अनसाइंटिफिक है और अनटेस्टेड है। मतलब जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है मैं उसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ, मेरे साथ वाला को-मैनेजर भी वैसे ही कर रहा है।
आगे फर्दर, क्योंकि आपको पता है लेवल्स होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, एक सेल मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है, वेरियस पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरियस मैनेजर्स अपॉइंटेड होते हैं। तो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अब मेरा जो मेथड है वो दूसरे मेथड से अलग होगा। अब यहाँ पे जो टेलर है उसने बोला है कि आप एक साइंटिफिक अप्रोच रखो, यानी कि आप जो भी काम करो वो सिस्टमैटिक करो। आपका काम सिस्टमैटिक होना चाहिए, नॉट रूल ऑफ थंब। आप ऐसे काम नहीं करोगे कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस यूज कर रहे हो एंड जो कि टेस्टेड नहीं है, आपको नहीं पता, ट्रायल एंड एरर अप्रोच है, आपको नहीं पता उसका रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट है, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, का मतलब क्या है कि जो आपकी साइंस है इसका मतलब है थिंकिंग बिफोर डूइंग। जब भी कोई काम करना है उससे पहले आपने सोचना है कि आपका काम क्या है, थिंकिंग बिफोर डूइंग। अब इसमें क्या है कि आप क्या करोगे, अलग अलग की बजाय आप एक बेस्ट मेथड चूज कर लोगे जिससे आप जो आपकी एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमाइज कर सको, यानी कि आप वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। तो अब कैसे होगा, अब यहां पे साइंटिफिक मेथड कैसे यूज होगा, यहां पे होगा इट इन्वॉल्व्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी। जो आपने पहले काम की है आप वो देखोगे कैसे किए गए हैं। देन आप यूनिफाई करोगे बेस्ट प्रैक्टिसेस, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिसको करने से आपको रिजल्ट अच्छा आया, एंड देन डेवलपिंग ए स्टैंडर्ड मेथड। फिर आप एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप करोगे जो होल ऑर्गेनाइजेशन उस मेथड को यूज करेगी और उस मेथड के अकॉर्डिंग चलेगी। क्लियर? तो यहां पे क्या होगा, फिर रिजल्ट क्या आएगा, सेविंग वेस्टेज एंड टाइम एंड मटीरियल। आपका जितनी भी वेस्टेज है वो भी आपकी सेव होगी, आपका टाइम भी सेव होगा एंड मटेरियल भी आपका सेव होगा। नेक्स्ट मेथड है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहां पे ये है कि जो मैनेजर है वो वर्कर और जो ऑनर है उनके बिटवीन एक लिंक का काम करता है, क्योंकि मैनेजर ये करता है कि जो टॉप लेवल ने बताया, जो ऑनर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो जैसे काम करना है वो सारा काम अच्छे से वर्कर से करवाना। क्लियर? अब ये जो प्रिंसिपल है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसका मतलब है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो फैक्ट्री लेवल है जहां पे वर्कर काम कर रहे हैं उनके बीच में पीस होना चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसमें ये आता है कि आप क्या करो, मेन कि जो वर्कर आपकी जितनी फाइनेंशियल पोजीशन है या जो भी है, आप वर्कर को डिस्कस करो वर्कर के साथ। सपोज करो आपको अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं, आप वर्कर्स को बोनस दे दो और वर्कर को इनकरेज करो कि वर्कर क्या करे, जो भी काम करेगा वो बिल्कुल अपनी पूरी एफिशिएंसी से करेगा कि मैंने जो बिजनेस है उसके लिए अच्छा करना है। कोई टेक्नोलॉजी आई तो उसको अडॉप्ट करना, सपोज करो कंप्यूटराइज्ड हो चुका है तो कोई नई और टेक्नोलॉजी आई है तो उसको अडॉप्ट करना, ना कि स्ट्राइक पे चले जाना कि हम तो ये चीज अडॉप्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है? तो इसके लिए जो यहाँ पे मेन कंसेप्ट है, दिस इज कॉल्ड मेंटल रेवोल्यूशन, यानी कि जो उनकी थिंकिंग है उसको बदलना। कि हमने ये देखना है, वर्कर्स ने ये अपनी सोच को बदलना है कि हमने जो हमारा मैनेजर है या हमारा ऑनर है, हमने उनके अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि बदले में हमें भी बोनस मिलेगा। और जो हमारे मेन है ऑनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो ये देखते हैं कि हमारी भी जो वेलनेस है उसके ऊपर ध्यान देना। तो दोनों की अगर मेंटल रेवोल्यूशन होगी, दोनों की थिंकिंग एक दूसरे के लिए सही होगी, चेंज होगी, तब भी एक इंडस्ट्री में और एक फैक्ट्री में अच्छे से काम हो सकता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। उसके बाद है थर्ड है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन, ये जो हमने सेकंड पॉइंट किया ना, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल किया है, इसी को ही आगे फर्दर उसने एक्सप्लेन किया है, आगे इसका ही एक्सटेंशन है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब नाम से पता चलता है कॉपरेशन क्या है, कभी भी कोई एक पर्सन काम नहीं कर सकता। हर किसी काम को करने के लिए नंबर ऑफ पर्संस मिलके ग्रुप में काम करते हैं। अगर हम बोले कि मैंने ये किया तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक पर्सन ही कुछ करेगा, उसने किसी ना किसी की तो हेल्प ली होगी। हियर टेलर सेड दैट कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल मीन्स, आपने
बिजनेस में कॉपरेशन मतलब आपने ये देखना है कि वर्कर और मैनेजर मिलके काम कर रहे हैं, ना कोई ज्यादा ना कोई कम। अब मैनेजर को लगे कि वर्कर तो कुछ करते ही नहीं है, इन्होंने क्या किया, सारा काम तो मैंने किया। वर्कर क्या सोचेगा, सारी मेहनत मैं कर रहा हूं, उसका क्रेडिट मैनेजर लेके जा रहा है। यहाँ पे टेलर कहता है कि इनके बीच में इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क होना चाहिए, यानी कि काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी इक्वल डिवीजन होनी चाहिए बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब सबको पता होगा कि मेरा इतना काम है, उसका इतना काम है, और सबकी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस होगी। तो यहाँ पे आप एक को नहीं देखना, यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉपरेशन मतलब सबको लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटीज। जो भी वर्कर काम कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, उनको आपने ऐसा बनाना कि वो अपने काम को एफिशिएंटली कर सके। अब ये पॉसिबल कब होगा, आपने कोई वर्कर रखा तो वेरी फर्स्ट स्टेज जो आपकी सिलेक्शन की होती है, जब आप सिलेक्ट करते हो तभी से ये आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस से जब आप किसी पर्सन को सिलेक्ट करते हो, आप क्या देखते हो, उसकी मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअल, ये सब देख के आप उसको उसका काम देते हो जिसमें उसकी परफेक्शन हो। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस आता है वर्कर ट्रेनिंग। अब ऐसे नहीं है किसी भी पर्सन को आप किसी भी काम पे लगा दोगे, उसको पहले आपको बताना पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, हर जगह पे ऑफ जॉब और ऑन जॉब ट्रेनिंग्स होती हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारा ट्रेनिंग वाला चैप्टर आएगा सिलेक्शन प्रोसेस वाला। तो ट्रेनिंग्स आपकी मस्ट है। जब तक आप इस वर्कर को ट्रेन ही नहीं करोगे कि वो काम कैसे करेगा, उसका काम कैसा है, उसने कैसे करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे फेस करना है, तो वो किस तरह से कर सकेगा। तो इस प्रिंसिपल में उसने बोला है कि आपने हर ईच एंड एवरी पर्सन इनकी डेवलपमेंट देखनी है थ्रू ट्रेनिंग। आप जहां भी आपको लगता है कि उसकी कमी है, वहां पे उसको इंप्रूव करो, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी पे इसका कोई भी इंपैक्ट ना पड़े। तो टेलर का जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, उसने ओनली 4 प्रिंसिपल दिए, जो फैक्ट्री लेवल, जिसको आप शॉप फ्लोर लेवल भी बोलते हो, वहां पे आप इसको यूज करते हो। क्लियर। तो यहाँ हमने 4 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। तो बस आप इसके जो डिफरेंसेस आते हैं उसके साथ, फ्यूल के साथ, टेलर के हेनरी फ्यूल के साथ, तो वो आ जाते हैं, या मोस्टली आपको क्वेश्चन आ जाता है इसमें जो इनके रिलेटेड है कि एक केस स्टडी आपको दी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे टेलर का कौन सा प्रिंसिपल सुटेबल है एंड फ्यूल का कौन सा प्रिंसिपल सुटेबल है। मोस्टली आपको डिफरेंसेस नहीं आएंगे पेपर में इनके, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो कंपैरिजन के होंगे कि कौन सा यहाँ पे एप्लीकेबल है, टेलर का कौन सा है, या उसके अगेंस्ट फ्यूल का कौन सा है। तो वो चीज आपने उस तरह की केस स्टडीज यहाँ पे करनी है। अभी हम ये 4 प्रिंसिपल्स हैं, तो अभी हम इसकी टेक्निक्स भी करते हैं। आफ्टर डिस्कशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर, नाउ वी विल डिस्कस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब F.W. टेलर्स ने अपने 4 प्रिंसिपल्स के साथ साथ वेरियस टेक्निक्स बताई थी कि आप किस तरह से इसको फॉलो कर सकते हो। तो वेरी फर्स्ट टेक्निक, फंक्शनल फोरमैनशिप। एक फैक्ट्री में वेरियस स्टेजेस पे वेरियस फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, तो उसके लिए उसने बोला एक फोरमैन कौन होता है? फोरमैन होता है जो डेली बेसिस पे जो वर्कर्स हैं उनके साथ फेस टू फेस कांटेक्ट फोरमैन का ही होता है। और ये कौन होता है? ये होता है आपका लोएस्ट रैंकिंग मैन, जिसका आपके जो हमने 3 लेवल्स आपने पढ़े थे, टॉप, मिडल एंड लोअर। तो लोएस्ट रैंकिंग का जो रैंक है इसको मिलता है किसको? फोरमैन को, क्योंकि फोरमैन ने आगे फिर वर्कर से काम करवाना होता है और फेस टू फेस इसकी डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके साथ। तो यहाँ पे जो फोरमैन, फंक्शनल फोरमैन की बात की जा रही है, फंक्शनल फोरमैनशिप की बात की जा रही है, उसका मतलब क्या है? जो आपने पीछे डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल पढ़ा, उसमें हमने कहा कि हर किसी को काम डिवाइड कर दो,
उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, एक काम को डिवाइड कर दिया जाएगा उनकी अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। तो इसमें उसने क्या कहा फंक्शनल फोरमैनशिप में कि हम 8 पर्सन स्पेशलाइज्ड पर्सन लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री मैनेजर है, उस फैक्ट्री मैनेजर के अंडर 2 इंचार्ज है, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। अब जो प्लानिंग इंचार्ज होगा उसके अंडर 4 काम करेंगे। कौन? एक होगा इंट्रोडक्शन क्लर्क जो बताएगा क्या है काम, एक होगा रूट क्लर्क जो उसका रूट बताएगा कैसे करना है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम एंड कॉस्ट के बारे में बताएगा, डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए। उसके बाद प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीड बॉस होगा, गैंग बॉस होगा, रिपेयर बॉस होगा और इंस्पेक्टर। और ये 8 कमांड देंगे आगे वर्कमैन को, यानी कि इनके अंडर काम करेंगे 8 पर्सन। यानी कि जो आपका काम है वो आप फंक्शंस है वो आपने फर्दर आगे डिवाइड कर दिए ताकि आपका काम इजीली हो जाए। क्योंकि इसका जो मेन टारगेट है वो यही है कि आप पूरे काम को स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल स्लैब्स में डिवाइड कर दो ताकि आपका काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो सके। क्योंकि एक पर्सन पूरे काम को नहीं देख सकता। अगर आप स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम को डिवाइड करते हो तो आपका काम जल्दी होगा। ठीक है, उसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसने कहा है कि आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दो। प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है आपने उसके लिए स्टैंडर्ड सेट कर देने हैं कि ये स्टैंडर्ड है। जैसे आप कैसे किन किन एक्टिविटीज, जैसे प्रोसेस, आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, काम हो रहा है, आपका रॉ मटेरियल जो आप लेके आ रहे हो बिजनेस में फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, टाइम जो टाइम लगेगा आपका, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बन के आएगा, कोई मशीनरी यूज कर रहे हो आप, मेथड्स हैं या वर्किंग कंडीशन, सबको स्टैंडर्डाइज कर दो। इससे क्या होगा, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उससे क्या होगा कि ये आपका जो भी आप यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है उसको एक फिक्स टाइप, साइजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ इसको आप ये लेके चलोगे कि इट रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप्स, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि सबके अपने अपने स्टैंडर्ड्स होंगे तो आपको ये नहीं है कि सेम टाइप का ही होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज करने से आपको इजी हो जाता है टास्क को करने के लिए। सेकेंड है, आप ये देखोगे कि आपकी जो मैन्युफैक्चर पार्ट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनकी एबिलिटी कितनी है, कैसे आप एस्टेब्लिश कर सकते हो उनको। आपने ये देखना एक्सीलेंस या क्वालिटी आपकी जो मटेरियल की यूज हो रही है वो कैसे है। एंड टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन्स। यहाँ पे आप जो उनकी परफॉर्मेंस है मैन एंड मशीन की, वो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो स्टैंडर्डाइजेशन में होते हैं। देन उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन। जब आप स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हो उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, इसका मेन एम है एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस वेराइटीज, साइजेस, डायमेंशंस, यानी कि आपकी ऐसी अननेसेसरी एक्टिविटीज जो आपकी बिजनेस में हो रही हैं आपने यहाँ पे उसको एलिमिनेट कर देना है। जैसे आपको लगता है कि वैरायटीज में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, आप उसको एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो। साइजेस में, डायमेंशंस में, इसका मतलब क्या हो गया, अब एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो भी उसमें चेंजेस आ रही हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है आप उसको खत्म कर दो, यानी कि सिंपल बना दो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी टाइम सेविंग होगी, कॉस्ट ऑफ लेबर कम लगेगी एंड जो आपकी मशीन्स है, टूल्स है, उसकी भी वेस्टेज आपकी कम होगी। क्लियर। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। अब जैसे हमने पीछे किया कि वन बेस्ट मेथड आपने चूज करना है, इसका भी सेम कंसेप्ट ही है। फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। किसी काम को करने के लिए एक बेस्ट वे कौन सा आपका, आपने वो देखना है। तो वेरियस मेथड्स होंगे आपके, उनमें से आपने एक बेस्ट मेथड लेके आना है जिससे आपको लगेगा कि इससे मेरा काम एफिशिएंटली होगा और इसके कारण मुझे आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो
मैक्सिमाइज ही होगी एंड जो मोस्ट सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगी। तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव यही होगा, मिनिमाइज कॉस्ट एंड प्रोडक्ट, मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कॉस्ट को मिनिमाइज करना एंड मैक्सिमाइज क्वालिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन मिलना, ये आपका मेन यहां पे है कि आपने कॉस्ट को मिनिमाइज करना और मैक्सिमाइज करना आपने प्रोडक्शन एंड जो उसकी क्वालिटी आपको मिलेगी। तो बेस्ट मेथड चूज करना, तो उसके लिए टेलर ने बताई है मेथड स्टडी। उसके बाद आती है मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी जो टेक्निक है वो क्या है, स्टडी ऑफ मूवमेंट। अब मोशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, या आपने मूवमेंट होगी, मोशन मीन्स मूवमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, एक जगह से ऑब्जेक्ट उठाए, चेंजिंग पोजीशन, पोजीशन चेंज की आपने, या आप सिटिंग बैठ गए, या आप खड़े हो गए, दीज ऑल आर कॉल्ड मूवमेंट। अब टेलर ने अपनी इस टेक्निक में कहा है, इस टेक्निक के अकॉर्डिंग आप जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं जो आपके काम में हो रही हैं, आपके टास्क और जॉब में हो रही हैं, आप उनको एलिमिनेट कर दो, आप उसको रिमूव कर दो। अब अगर आपको लगता है कि ये एक्स्ट्रा है, आप ये मूवमेंट नहीं होनी चाहिए थी, आप उस मूवमेंट को जब एलिमिनेट कर दोगे तो जो काम करना है एक्चुअल में वही काम होगा, उसी पे सारा फोकस होगा। तो एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा और अननेसेसरी मूवमेंट्स क्या करेंगे वो, यहां पे आपको बेस्ट मिलेगा। कहां मिलेगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बेस्ट होगी क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं होगा, और इससे आपकी कॉस्ट भी कम आएगी, कॉस्ट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद है टाइम स्टडी। अब हर चीज का टाइम होता है, हम हर चीज को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं कि एक काम को करने के लिए या एक पूरी टास्क को, या ऑर्गेनाइजेशन में जितनी टास्क है उनको हमने एक टाइम स्लॉट्स में बना दिया कि सपोज करो मॉर्निंग शिफ्ट होगी, इवनिंग शिफ्ट होगी, नाइट शिफ्ट्स होगी, जिसमें 8 आवर्स का आप रख के चलते हो टारगेट की 8 आवर्स काम करना है। अब यहाँ पे ये मेन है कि आपने उस टाइम को सेट करना है, एक स्टैंडर्ड टाइम आपने फिक्स करना है होल वर्क और टास्क के लिए, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर होल टास्क और वर्क। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जब आपने एक किसी भी टास्क के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक टाइम फिक्स कर दिया, उसमें अब आपको ये इजी हो जाएगा कि एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए उस टाइम जो आपने फिक्स किया है उसमें नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं। नंबर 2, आपने उनके जो इंसेंटिव सेट करने हैं, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपने काम के अकॉर्डिंग जो उसको टाइम, स्टैंडर्ड टाइम आपने फिक्स कर दिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड टाइम में वो काम कर रहा है। नंबर 3, आपको जो लेबर कॉस्ट है, जितने आपने लेबर लगाई है उस टाइम पीरियड में, आपको वो भी फाइंड आउट करनी इजी हो जाएगी। तो ये है टाइम स्टडी टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक है फटीग। फटीग क्या होता है, फटीग का मतलब क्या होता है, फटीग के मैनी रीजंस है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, डूइंग अनसुटेबल वर्क, अब बहुत लंबे टाइम तक काम कर रहे हो, अब स्कूल में आपका 8 पीरियड्स का टाइम टेबल है, लगातार 8 पीरियड्स लगे, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप पूरा टाइम स्पेंड कर सको, आप बोर होने लग जाते हो, आपका माइंड काम नहीं करता, लेकिन बीच में आपको अगर रिसेस मिल जाती है तो आप उसमें फ्रेश हो जाते हो। ठीक है, सिमिलरली कि किसी भी काम के लिए जब आपने टाइम स्टडी यूज की, उसके बाद आपने उनको एक ब्रेक भी सेट करनी है ताकि आप उनको दोबारा से उनकी जो एनर्जी है वो रीजनरेट हो सके। तो वो किससे होगी, कौन सी स्टडी है इसके लिए, फैटीग स्टडी, जिसमें यह देखा जाता है कि इट सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कि कितने और कितना आप रेस्ट इंटरवल दे सकते हो। ज्यादा फुल डे का वर्क है तो आप बीच में 1-1 आवर्स के स्लॉट्स दे सकते हो, 8 आवर्स है तो आप 1 आवर का स्लॉट दे दो, बीच में उनको फ्री टाइम दे दो, मतलब रेस्ट इंटरवल्स दे दो जिसमें वो रेस्ट कर सके। मतलब अकॉर्डिंग टू जॉब, अकॉर्डिंग टू टास्क आप उनको ये रेस्ट इंटरवल्स दे सकते हो। तो ये कवर अप होते हैं आपके फैटीग स्टडी में। अंडरस्टूड है, अगर आप पर्सन कोई बिना आप कह सकते हो बिना फैटीग हुए या बिना किसी काम को बोरिंग बना के या और बना के करने की बजाय अगर वो एफिशिएंटली उस काम को करेगा
तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो बिल्कुल एफिशिएंसी से, एनर्जी से वो काम को करेगा, और उसके लिए उसको रेस्ट इंटरवल बहुत जरूरी है। क्लियर? उसके बाद है लास्ट इसका है स्टडी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब जो टेलर है उसने अपनी टेक्निक में बताया है कि आप हर किसी के लिए वेज सिस्टम सेट कर दो। ठीक है, उसने कहा है कि जो आपने वेज सिस्टम है, आपकी वेजेस सबके लिए इक्वल मत रखो। आप ऐसे करो, आपने वेरियस स्टडीज कर ली, टाइम स्टडी कर ली, फैटीग कर ली, मोशन कर ली, स्टैंडर्ड आपने जो स्टैंडर्डाइजेशन किया जहां पे आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, अब इसको लेके टाइम स्टडी को लेके आप ये देखो कि कोई पर्सन कैसे काम कर रहा है, वो अबव स्टैंडर्ड कर रहा है कि बिलो स्टैंडर्ड कर रहा है। तो इसमें हमने क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। आपने एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में डिफरेंस देखना है। अब कैसे होगा ये, आप क्या करोगे, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट फाइंड आउट करोगे, फिर आप उनके बिटवीन जो वेजेस आपने देनी है, उनको पेमेंट करनी है, आप उसके अकॉर्डिंग ही करोगे। जो अबव स्टैंडर्ड काम कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको उसके अकॉर्डिंग दोगे वेजेस, और जो लो स्टैंडर्ड कर रहा है, बिलो स्टैंडर्ड कर रहा है, उसको उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अबव स्टैंडर्ड को 50 रुपीज पर यूनिट मिलेंगे एंड बिलो स्टैंडर्ड को 40 रुपीज पर यूनिट मिलेंगे। क्लियर? अब किसी ने 10 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, अब जिस बंदे ने 11 यूनिट किए उसको कितने मिल गए, 550, और जिसने 10 से कम 9 यूनिट किए उसको कितने मिलेंगे, 40। सी हियर द डिफरेंस, जिसने 10 से 1 यूनिट एक्स्ट्रा किया, अबव स्टैंडर्ड किया, उसके कितने हो गए 550, और जिसने बिलो स्टैंडर्ड 9 रुपीज किए, उस 9 यूनिट किए, ठीक है, उसको मिलने थे 40, तो कितने हो गए 360। तो ये जो 190 का डिफरेंस है, ये उस वर्कर के लिए बहुत ज्यादा है जिसने बिलो स्टैंडर्ड काम किया। तो आप यहाँ पे एफिशिएंसी कैसे ला सकते हो, बिलो स्टैंडर्ड वाले को होगा मैं अच्छे से काम करूं ताकि मुझे भी अच्छा गेन हो, और जो अबव स्टैंडर्ड है उसको लगेगा हाँ मैंने सफिशिएंट काम किया था, मैंने अच्छे से किया था, उसके अकॉर्डिंग मुझे 50 रुपीज ज्यादा मिले हैं, और वो और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करूं। तो दीज ऑल आर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कीवर्ड्स। अब आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे पूरे चैप्टर में से मेन पॉइंट्स ले लिए। सी हियर, फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कौन सी स्टडी है ये? मैथड स्टडी। अब सपोज करो पेपर में क्वेश्चन आया आपको कि प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? स्टैंडर्डाइजेशन। पीछे मैंने आपको फैटीग स्टडीज का आया आपको कि टू सीक टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। हर जो आप मीनिंग करते हो ना, मीनिंग सपोज करो मैंने बोला व्हाट इज टाइम स्टडी, तो आपने उसका आंसर लिख दिया। अब जो वो आंसर है, वो आंसर अगर आपको दिया हुआ है और आपसे उसका पूछा गया हो क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड कीवर्ड्स। ये आपके कीवर्ड्स है, यानी कि ये लाइन दी हुई है, इसका आंसर ये है टाइम स्टडी। तो आप कोशिश करना कि इस फुल चैप्टर के आप कीवर्ड्स कौन कौन से हैं वो नोट डाउन करना अपने रजिस्टर पे, एंड इसके रिलेटेड केस स्टडीज एक बार जरूर देखना, चैप्टर के लास्ट में है, मैं भी आपको सेंड करूंगी इसके रिलेटेड टॉपिक्स, तो उससे आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पेपर में आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चंस कम ही आते हैं, आपको केस स्टडीज ज्यादा आएंगी। ठीक है, होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।